कोरोना संकट के बीच होना तो यह था कि प्राइमरी मार्केट्स में एक आहट भी ना होती, लेकिन इसके उलट मार्केट में आईपीओस की बहार आई हुई है। एक के बाद एक शानदार आईपीओ आ रहे हैं जिनके सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैरान करने वाले हैं, और लिस्टिंग गेन्स की तो कहना ही क्या। इन इश्यू ने एक दिन में निवेशकों को दोगुने से ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए हैं। लेकिन अगर आप अभी तक आईपीओ में मौका चूके हैं तो घबराने की बात नहीं है। अभी और भी इश्यू बाकी हैं जिनमें आप पैसा लगाकर तगड़ी कमाई कर सकते हैं। इन्हीं इश्यूज पर लेकर आए हैं हम ये खास शो, आईपीओ मौका मौका। और वाकई तगड़ा एक्शन देखने को मिला है प्राइमरी मार्केट्स में। आपको याद होगा एसबीआई कार्ड्स का आखिरी आईपीओ आया था, मार्च का समय था। उसके बाद लॉकडाउन और एक लंबा लल का पीरियड। जो पहली कंपनी जिसने हिम्मत करी थी आईपीओ लाने की, जुलाई में आया था, मिड जुलाई में, रोजारी बायोटेक का आईपीओ। वो आईपीओ को तगड़ा रिस्पॉन्स मिला, 79 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, 425 रुपए की इश्यू प्राइस, 850 के हाईज लगाए, डबल करके दिया आपको आपका पैसा। पिछले हफ्ते सबको याद होगा हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ आया था, 151 गुना सब्सक्राइब, 151 टाइम्स, 166 रुपए का इश्यू प्राइस, 395 के हाईज। तो दोगुने से ज्यादा 135% के रिटर्न्स इश्यू प्राइस पे कमा के इस आईपीओ ने दिए। और आज लिस्ट हुआ रूट मोबाइल, जिसको जबरदस्त रिस्पांस यहां पे भी मिला था, 73 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, 350 की इश्यू प्राइस, आज के हाई 735। एक और आईपीओ जिसने पैसा डबल करके दिया। इस तरह से लॉकडाउन के बाद जो प्राइमरी मार्केट का एक्शन पिकअप हुआ है, गजब का है। और आज से आपने नोटिस करा होगा 2 आईपीओ ऑलरेडी फिर से खुल गए सब्सक्रिप्शन के लिए, कैम्स का आईपीओ और केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स का आईपीओ। साथ में कल एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ खुलने जा रहा है। तो इन आईपीओ की डिटेल्स क्या है, मैनेजमेंट से बातचीत सुनाऊंगा आपको, एनालिस्ट का टेक क्या है। इन तीनों दिग्गज आईपीओस पे कंप्लीट कवरेज अगले आधे घंटे में इस शो के दौरान। और कौन कौन जुड़ने वाला है मेरे साथ, स्क्रीन पे गेस्ट दिखाइए। कैम्स के सीईओ अनुज कुमार साहब, इसके साथ साथ कमल कुमार अग्रवाल जो कि केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एंजल ब्रोकिंग के सीएमडी दिनेश ठक्कर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। इन तीनों आईपीओस के टॉप मैनेजमेंट से हम करेंगे बातचीत। और साथ साथ आपको आपकी स्क्रीन पे फंडामेंटल एनालिस्ट, इक्विटी मार्केट्स की गजब की पकड़ रखने वाले, आप सब जिनको जानते हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हेमंग जानी साहब। और हेमंग सर से जानेंगे फिर किसमें सब्सक्राइब करना है, कौन सा अवॉइड करना है। तो ये आज का कार्यक्रम। क्विकली पहला आईपीओ कैम्स का, इसकी डिटेल जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, फिर अनुज कुमार साहब से मैं बातचीत की शुरुआत करता हूं। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, कैम्स। तो जो म्यूचुअल फंड में खरीद फरोख्त करते हैं उनके पास कैम्स का एक मेल आता होगा, तब आप एसोसिएट कर पाएंगे, ये वो कंपनी है। आज से आईपीओ खुला है, वेडनेसडे तक खुला हुआ है, 1229 से 1230 रुपए का प्राइस बैंड, 12 शेयरों का लॉट साइज। और अगर आप अधिकतम रिटेल कैटेगरी में 2 लाख तक अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 2245 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, पूरी तरह से एक ऑफर फॉर सेल है। एनएससी इस कंपनी में इन्वेस्टेड था, एनएससी पूरी कंप्लीट एग्जिट कर रहा है, और यही वो ओएफएस है जो बाजार को हिट कर रहा है। और ये कंपनी प्रमोटेड है पी जायंट वारबर्ग पिंकस द्वारा। अच्छा, बाकी डिटेलिंग के लिए सबसे पहले अनुज कुमार साहब को स्क्रीन पर लेकर आइए, कैम्स के सीईओ है। और अनुज सर, मैं आपके आने से पहले धंधा समझने की कोशिश कर रहा था। लार्जेस्ट रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट म्यूचुअल फंड्स के, आसान शब्दों में समझाइए, कैम्स करता क्या है सर? कैम्स का जो म्यूचुअल फंड आरटीआई बिजनेस है, ये हमारा सबसे बड़ा बिजनेस है। हमारे रेवेन्यूज का 87% इस एक एक्टिविटी के थ्रू आता है। इस काम में हमारा मार्केट शेयर, टोटल जो म्यूचुअल फंड एसेट्स की मार्केट है, जो बाजार है, वो करीब आप ऐसा समझिए 27-28 लाख करोड़ के एसेट्स हैं। उसमें से हमारा करीब 70% का मार्केट शेयर है। ये रिसर्च में आपने देखी होगी और ये डेटा आप पढ़ रहे होंगे। तो वो करीब 19 लाख करोड़ से ऊपर का एक अमाउंट है, जो कि बड़ी एएमसीज के लिए हम, बड़ी छोटी मीडियम एएमसीज को हम सपोर्ट करते हैं।
और उसमें हम क्या क्या काम करते हैं, आप ऐसा समझिए कि जिसे लाइबिलिटी साइड ऑपरेशंस कहते हैं। मतलब जब एक इन्वेस्टर एक म्यूचुअल फंड में पैसे लेके आता है, उस इन्वेस्टर का एक अकाउंट खुलता है, उनका केवाईसी प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता है, उनका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होना होता है, एक पेमेंट एंड सेटलमेंट वर्क होता है कि उनकी पेमेंट्स आ गई हैं, सही पेमेंट सही ट्रांजैक्शन के साथ अप्लाई कर दी गई हैं। पूरी एक रिकॉर्ड कीपिंग होती है पूरी जिंदगी के लिए, सारे फिजिकल और सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, चाहे वो एक फॉर्म हो, एक इमेज हो, एक चेक हो, यहां तक कि एक ईमेल या एसएमएस हो और उसका लॉग कि वो डिलीवर हुआ कि नहीं, क्योंकि एक छोटी सी एविडेंस किसी भी डिस्प्यूट में या किसी भी मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारा काम जो कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है या जीएसटी है, वो सारा काम, सारा प्रोसेस मैनेजमेंट, कंप्लायंस की पूरी डिलीवरी, रिस्क मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, फ्रॉड अलर्ट्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उस तरह का काम। लाइबिलिटी साइड पे जब इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे पास, तो म्यूचुअल फंड्स वो सारा का सारा काम बिगिनिंग टू एंड, जैसे आप ए टू जेड समझिए, वो सारा का सारा काम कैम्स के पास है एज एन आर&टी एजेंट। ना बाकी बाखूबी मैनेज करते हैं, हम सबका काम पड़ता है, आपसे तो हम सब जानते हैं कैम्स के बारे में। ठीक है, इंटरेस्टिंग। 70% का मार्केट शेयर है जिस स्पेस में एक कंपनी ऑपरेट करती है। अच्छा अनुज सर, एक दिक्कत की बात, आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। कई लोग कह रहे हैं जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है वो दिक्कत की बात है, कि चुनिंदा क्लाइंट से आपका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आता है। कितना बड़ा वाकई ये थ्रेट है? तो आप इसे इस तरह से देखिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस देखें, आर&टी का नहीं, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस, तो वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस खुद है। और जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, करीब अगर आप टॉप 10 देखेंगे, तो हालांकि 41 म्यूचुअल फंड्स बाजार में काम करते हैं, पर इसमें से 9 से 10 जो बड़े वाले हैं, एसेट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादातर उनके पास है। इनमें से काफी म्यूचुअल फंड्स हमारे साथ काम करते हैं और वो ओवर अ पीरियड हमारे साथ काम करते आ रहे हैं, और उन्होंने काफी अच्छा ग्रो किया है। अगर आप मार्केट में जैसे कंपाउंडेड ग्रोथ रेट देखें, तो हमारे म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ रेट आपको काफी अच्छी दिखाई देगी। तो हाँ, सर्टनली कॉन्सेंट्रेशन म्यूचुअल फंड मार्केट में है, म्यूचुअल फंड आर&टी मार्केट में भी है, बट इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्लाइंट्स की स्टिकनेस बहुत ज्यादा है इस मार्केट में। नॉर्मली हमारे भी क्लाइंट्स और हमारे जो कंपेटिटर पूरी इंडस्ट्री में क्लाइंट्स हैं, वो नॉर्मली एक आर&टी के साथ साइन करके करीब करीब पूरी लाइफ टाइम उनके साथ ही रहते हैं। तो सर्टनली कॉन्सेंट्रेशन जरूर है, पर इसको हम एज अ रिस्क इवेंट नहीं देखते। ओके, तो ये है कैम्स का आईपीओ जो सब्सक्रिप्शन के लिए खुला हुआ है। हेमंत जानी सर, आपके पास आ रहा हूं। बात तो सही है, धंधा इंटरेस्टिंग, और एसेंशियली जो स्पेस में है एक डियोपोली मार्केट है। इनका 70% है, कार्वी फिनटेक का मेरे ख्याल से बचा हुआ 27% के आसपास का स्टेक है। तो धंधा तो इंटरेस्टिंग है, पर कई लोग कह रहे हैं वैल्यूएशन जो है ना वो बड़े स्ट्रेच्ड है सर। ये लोग FY20 के बेसिस पर 35 टाइम मांग रहे हैं। क्या करना चाहिए? धंधा कैसा, वैल्यूएशन कैसे, सब्सक्राइब करना है या नहीं करना? नमस्कार आशीष जी। आई थिंक करंट एनवायरनमेंट में लोगों को ये चीज पसंद आती है कि ये कंपनी का जो बिजनेस है वो कैसा है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, आगे चल के उसमें ग्रोथ की क्या पोटेंशियल है। वैल्यूएशन में अगर थोड़ा सा ऑन FY20 बेसिस ज़्यादा भी लगे, पर अगर ओवरऑल पोटेंशियल अच्छा है, तो डेफिनेटली रिटेल का जो अभी माहौल चल रहा है, मैं समझता हूँ कि पीपल विल बी मोर देन हैप्पी टू पे अ राइट वैल्यूएशन टू अ कंपनी जहाँ पे कि अच्छा ग्रोथ की पोटेंशियल है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह का ओवरऑल ये कंपनी का पोजीशनिंग है, और आगे चल के जिस तरह का हम लोग देख रहे हैं कि भाई AUM ऑफ म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी कोई बहुत बड़ा पेनिट्रेशन हुआ नहीं है म्यूचुअल फंड के अंदर, तो बहुत ज्यादा स्कोप है। और इनका जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी उन्होंने जो इन्वेस्ट की हुई है अक्रॉस द कंट्री, उसके चलते हुए मैं समझता हूँ कि ग्रोथ एक अच्छा स्टेबल रहेगा। दूसरा ये है कि इनको कोई इमीडिएटली IPO करने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो सिर्फ NSE का जो स्टेक था, उनको IPO करना है तो दे आर जस्ट सेलिंग इट आउट। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है फॉर इन्वेस्टर्स। लिस्टिंग के हिसाब से भी अच्छा ये रहेगा, और अगर किसी का 1-2 साल का व्यू है तो उसके हिसाब से भी मैं समझता हूं कि काफी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगा। सब्सक्राइब है और एंकर बुक भी गजब की है। 666 करोड़ रुपए जुटा है 35 एंकर इन्वेस्टर्स से, जिसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड 9% उस
उस एंकर इन्वेस्टमेंट का ले गया। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 4.5% स्टेक ले गए। तो इस तरह से एग्रेसिव दिग्गजों ने रुचि दिखाई है। और यहां पे क्लियर कट कॉल आता हो हेमंत जानी साहब का, मोतीलाल ओसवाल का, सब्सक्राइब करना है। तो एक साउंड फंडामेंटल्स, और जो हिंदुस्तान में हम लोग फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग की बात करते हैं और जो म्यूचुअल फंड की तरफ वो पैसा जा रहा है, उसका की बेनिफिशियरी होगी ये कंपनी। तो पहला तो क्लियर हो गया, पैसा लगाना है। अगला जो आईपीओ है वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। डॉक्टर साहब जरा केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स की डिटेल स्क्रीन पर लेकर आइए। ये भी आज खुला है, वेडनेसडे को बंद होने जा रहा है। 338 से 340 रुपीज का प्राइस बैंड है, 44 शेयरों का लॉट साइज। तो अगर 2 लाख तक रिटेल को लगाना है तो 13 लॉट्स के लिए लगा सकते हैं। 318 करोड़ रुपए मोबिलाइज करना चाहते हैं। फार्मा केमिकल्स और ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स बनाने का काम, वडोदरा गुजरात बेस्ड है कंपनी। और इस कंपनी के जो सीएमडी साहब हैं कमल कुमार अग्रवाल साहब, जरा उनको स्क्रीन पर लेकर आइए। अग्रवाल सर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अच्छा, ये जो आईपीओ आ रहा है इसमें फ्रेश इशुएंस मेरे ख्याल से आधा है, आधा तो शायद प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं, है ना। तो ये 320 करोड़ रुपीस का जो फंड्स आने हैं, इसका एंड यूटिलाइजेशन क्या होगा? जो 160-165 करोड़ रुपए आप फ्रेश इशुएंस से लेकर आ रहे हैं, क्या ये एक्सपेंशन के काम आना है या डेट रिडक्शन की तैयारी हो रही है? सर, केमकॉन हमेशा एक डेट फ्री कंपनी, नियरली डेट फ्री कंपनी के, तो ये जो फाइनेंशियल्स आएगा, आईपीओ प्रोसीड्स जो आएगा, ये हमें कोई डेट रीपेमेंट नहीं है। ये प्योरली इनटू द एक्सपांशन ऑफ द प्रोडक्ट्स है। हम अपनी कैपेसिटीज और बढ़ा रहे हैं। हमारा रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो करीब 350 KL है, इसको 625 KL पे ले जाएंगे, विच विल बी अबाउट 60% इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटीज। मेजर इन्वेस्टमेंट्स हम लोग कैपेक्स इन्वेस्टमेंट हमारा उसमें होगा, और या फिर एक्सपांडेड वॉल्यूम्स के लिए जो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिएगा उसमें होगा। अल्टीमेटली इट इज नॉट फॉर डेट रीपेमेंट, या देयर इज नो अदर पर्पस, इट इज प्योरली फॉर द बिजनेस ग्रोथ ओनली। तो एक्सपेंशन के लिए हो रहा है, नेग्लिजिबल डेट है, ऑलमोस्ट डेट फ्री एंटिटी। ध्यान रखिए केमकॉन स्पेशलिटी, और जो पैसा आएगा, जो फ्रेश इशुएंस से आएगा, वो केपेक्स में इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा अग्रवाल सर, ये समय तो बहुत सही है स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए, चमक रही है। फार्मा एपीआई में हम देख रहे हैं गजब की तेजी देखने को मिल रही है, मोमेंटम स्ट्रांग है। क्या ये ट्रेंड, क्या ये तेजी, क्या ये सुधरते हालात अगले 1-2 साल तक बरकरार रहेंगे? सर, ये तेजी जो है प्रिंसिपली ये डाइवर्ट हो रहा है चाइनीज प्रोडक्शंस टू इंडिया। ये चेंज ऑफ प्रोडक्शंस है, ग्लोबल ट्रेंड ये चेंज हो रहा है। पीपल आर मूविंग टू इंडिया, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया, ट्रस्टेबिलिटी ऑफ इंडियंस ये बढ़ रही है ग्लोबली। तो उसको देखते हुए आने वाले टाइम में ये स्टेबिलिटी रहेगी और अच्छा ग्रोथ उम्मीद किया जा सकता है इस फील्ड के अंदर। ठीक है। तो केमकॉन स्पेशलिटी, अब इसमें करना क्या है हेमंत जानी साहब? स्पेशलिटी केमिकल्स का तो बोलबाला है आजकल, नाम लगाने की बाजार को बहुत पसंद आता है। 2/3 इसका फार्मा केमिकल्स ठीक है, 1/3 जो है ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल से आता है। और यहां क्रूड का जो मूड बिगड़ा है मेरे ख्याल से, उससे इनके धंधे 1/3 धंधे पे तो उसका असर देखने को मिलेगा। आप कैसे देख रहे हो इस कंपनी को, केमकॉन को? बैलेंस शीट स्ट्रांग, और मेरे ख्याल से ग्रोथ रेट्स भी ऑफ रेट बड़े अच्छे रहे। जिस प्राइस पॉइंट पे ऑफर करी जा रही है, पैसा लगाऊं? बिल्कुल आशीष जी, हमारा व्यू केमकॉन स्पेशलिटी पे पॉजिटिव है, क्योंकि एक तो स्पेशलिटी केमिकल जैसा हम सब लोग जानते हैं कि पर्टिकुलरली फार्मा साइड पे जिस तरह का ग्रोथ काफ़ी कंपनी ने दिखाया है, और इनके जो यूजर्स है वो काफ़ी सारे फार्मा कंपनीज है हु आर ऑलरेडी डूइंग वेल, एंड बिकॉज ऑफ चाइना रिलेटेड डायनेमिक्स काफ़ी सारा बिजनेस पोटेंशियल ये कंपनी के लिए है। और जो बाकी का जो नॉन फार्मा बिजनेस केमिकल का है, उसमें भी जो ब्रोमाइड ये कंपनी बनाती है, उसमें करीब करीब ये कंपनी का मोनोपोली है। और मैं समझता हूं कि क्योंकि इतना बड़ा ग्रोथ पिछले 2-3 साल में हुआ था, तो अभी कैपेक्स ये लोग लगभग मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 40-42 करोड़ का करेंगे, तो आगे चल के उनको उसका फायदा मिल सकता है। क्योंकि ये जो स्पेशलिटी केमिकल का जो अपसाइड है या जो ग्रोथ है, वो एक 2-3 क्वार्टर का स्टोरी मुझे नहीं लगता, ये 2-3 साल का स्टोरी है। तो उसके चलते हुए हम लोग काफी पॉजिटिव है, और मैं समझता हूं कि अगला 1-2 साल के अंदर इसके अंदर बहुत बड़े अपसाइड की पोटेंशियल है। पैसा यहां पे भी लगाना है फिर आपको, और वाकई स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं।
आरओई सुपीरियर है इस कंपनी के, मार्जिन तगड़े हैं, और एक अच्छी बात यह है कि है तो स्पेशलिटी केमिकल की स्पेस की कंपनी, जिस तरह की ग्रोथ रेट्स वगैरह हैं अपने पीयर्स से कुछ टेबल पे छोड़ा हुआ लगता है यहां पे, इसीलिए शायद अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है। अब जानी साहब एक ब्रेक लूं, उससे पहले एक सवाल और है। हम रिटेल क्या है, दोनों के लॉट 14,000 15,000 के आसपास एक लॉट है, एक लॉट लेना है, दोनों में से एक का लेना हो तो कौन सा लूं? मेरा जवाब ये होगा कि आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो कैमकॉन कैन गिव यू गुड अपसाइड। अगर आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहो तो कैम्स वुड बी बेटर, बिकॉज लिस्टिंग गेन में मुझे लगता है कैम्स में बहुत बड़ा अपसाइड शायद नहीं मिलेगा, पर अगर 1-2 साल का व्यू है तो डेफिनेटली कैम्स इज बेटर देन। बिल्कुल सही जवाब। तो दोनों में सब्सक्राइब करना है, अगर पैसा है दोनों के लिए तो दोनों में सब्सक्राइब करना है। अगर सेफ्टी पे ज्यादा फोकस और एक ही पे पैसा लगाना है तो वो कैम्स ज्यादा प्रेफर्ड बेट होगा। लिस्टिंग गेन्स के लिए आज से शायद कैमकॉन एक ज्यादा प्रेफर्ड बेट है, लेकिन इवेंचुअली पैसा जुटा लीजिए। दोनों आईपीओ अच्छे लगते हैं, दोनों पे सब्सक्राइब का कॉल है मोतीलाल ओसवाल का। ब्रेक ले रहा हूं, दिनेश ठक्कर साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ब्रेक के उस पार एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ जो कल खुलने वाला है उस पर डिटेल में कवरेज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईपीओस की बहार लगी हुई है, झड़ी लगी हुई है, इसीलिए खास पेशकश आईपीओ मौका मौका। हमने बात कर ली कैम्स की, हमने बात कर ली कैमकॉन की। कल खुलने जा रहा है एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। हम सब इक्विटी मार्केट्स वाले शायद सुने हुए हैं इस कंपनी के बारे में। तो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, स्टॉक ब्रोकर, इनफैक्ट इस देश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रोकिंग हाउसेज में से एक। दिनेश ठक्कर साहब जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे थे, उन्होंने प्रमोट करा। थर्सडे को आईपीओ बंद होगा कल खुलकर। 305 से 306 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड, 49 शेयर्स का लॉट साइज, 600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, और एकदम स्प्लिट है ओएफएस और फ्रेश इश्यूएंस के बीच में। 300 करोड़ रुपए मान लीजिए, दोनों तरफ आपको नजर आएंगे। पैसे का इस्तेमाल अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और ठक्कर सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रोकिंग हाउसेज, मैंने ये कह के शुरुआत करी, लेकिन अब समझाएं समय के साथ कैसे बदली है, पिछले 10-15 साल में कैसे ट्रांसफॉर्म करा आपने, अप टू डेट करा इस धंधे को। तो स्टॉक मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो यूजर है उनकी हैबिट्स क्या हो रही है। अब आप देखोगे मोस्टली इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन टियर 3 में और मिलेनियल्स है, और मिलेनियल्स आर यूज्ड टू लाइक अपने ऐप से शॉपिंग करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, तो वैसे उनकी हैबिट हो गई। इन्वेस्टमेंट भी करना है उनको थ्रू मोबाइल ऐप करना है। तो इसीलिए ये ट्रेंड देख के हमने कि भाई बड़ा पॉपुलेशन जो है इंडिया का टियर 3 में है और यूथ है, और जो मोबाइल ऐप के थ्रू सब चीजें करना चाहता है, तो इसमें काफी बड़ा ग्रोथ है। तो आप लोग कह रहे हो मोबाइल ऐप पे इस समय आप लोग ज्यादा फोकस कर रहे हो। हाँ, समय के साथ सब बदले वैसे। अच्छा दिनेश सर, ब्रोकरेज कारोबार के मार्जिन जो है वो घट रहे हैं, हो क्या रहा है? एडवाइजरी कारोबार के मार्जिन ट्रैक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपके ग्रोथ प्लान्स क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? तो हमें ये लगता है कि रिटेल अभी भी बहुत ग्रोथ देने वाला है। अभी भी बहुत कम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी अपना इक्विटी में नहीं है। अगर आप देखोगे टियर 3 में हार्डली 0.5% ऑफ पॉपुलेशन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अर्बन पॉपुलेशन देखोगे तो 6% कर रहा है। एशियन कंट्रीज देखोगे तो 10% पेनिट्रेशन है इक्विटी का। तो अभी भी मुझे लगता है ये रिटेल जो पार्टिसिपेशन शुरू हुआ है, इसका इन्फ्लेक्स पॉइंट था इंटरेस्ट रेट कम होना, और इंटरेस्ट रेट कम होने के हिसाब से, और प्लस अपने पास जो यूथ है उनकी रिस्क एपिटाइट और अंडरस्टैंडिंग इस इक्विटी क्लास में ज्यादा है। तो मुझे लगता है अभी भी काफी ग्रोथ रिटेल का जो पार्टिसिपेशन हो रहा है इक्विटी में है यहाँ पर। तो हमारा फोकस इक्विटी में ही रहेगा, इक्विटी स्टॉक ब्रोकिंग में और म्यूचुअल फंड में, थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन, जब उनको इंश्योरेंस लेना है, म्यूचुअल फंड लेना है, लोन प्रोडक्ट्स लेना है। ठीक है। तो एंजल का पूरा फोकस डिजिटाइज वे में कैसे ये चीजों को सर्व करे, डिजिटलाइजेशन कैसे बढ़ाना है, डिजिटल फोकस कैसे बढ़ाना है, उस पर एंजल का फोकस रहेगा। यहां पे मामला गड़बड़ा गया। अब एक ब्रोकरेज के बारे में दूसरी ब्रोकरेज से पूछना है कि करना क्या है। जानी साहब, हैंड ओवर हार्ट लगाना है क्या? आशीष जी, व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकिंग एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे कि ग्रोथ सबसे बड़ा हो रहा है। अकाउंट ऐड हो रहे हैं कैश मार्केट में, देख लीजिए आप, F&O में, रिटेल इज बैक इन द मार्केट।
तो जो 2-3 बड़े प्लेयर्स रहेंगे उनके लिए एक अच्छा माहौल है अगला 1-2 साल का, मैं समझता हूं। और ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया में नहीं है, ग्लोबली भी हम देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है कंपेयर टू 5 पैसा, पर अगर ग्रोथ इस तरह से बरकरार रहेगी तो आई एम श्योर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेनिफिट हो सकता है। ओके, तो व्यू पॉजिटिव है, वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच हो सकते हैं, पर पैसा लगाना नहीं लगाना ये नहीं बताया आपने जानी सर। ये मानो कि नहीं बोलेंगे ना चाहिए आशीष जी, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकिंग में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, लिस्टिंग में अच्छा एक्साइटमेंट एक देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक्साइटमेंट देखने को मिल सकता है। जानी सर बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट आप तीनों, अनुज कुमार सर, कमल कुमार अग्रवाल साहब, दिनेश ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। तो प्राइमरी मार्केट्स में जो तगड़ी ऑफरिंग्स आ रही हैं, उम्मीद करता हूं इस बीते आधे घंटे में काफी हद तक उन ऑफरिंग्स के बारे में और हमें और आपको स्ट्रेटेजाइज करना है उसके बारे में सारी डिटेल्ड कवरेज आपको पसंद आई होगी। इस नोट पर छोटा सा ब्रेक के उस पार सीएनबीसी आवाज पर न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।